नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल ये कि ये जो तूफानी रफ्तार है इस समय बाजार की, क्या ये अभी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी या फिर ये मुनाफा वसूली का मौका है। सवाल नंबर 2, आज हमने 25,300 भी क्रॉस किया है। क्या अब बाजार के लिए ये जो बाधा लगातार 25,000 25,200 बन रहे थे उसको हमने पार कर दिया है, या कम से कम अभी क्लोजिंग बेसिस पे देखना होगा कि आखिर में कहाँ पे क्लोजिंग आती है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, डिफेंस शेयरों में आ रही है मुनाफा वसूली, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या ये एग्जिट का मौका है या गिरावट में खरीदारी का मौका। रेलवे स्टॉक्स में जो आज खरीदारी देखने को मिल रही है, क्या अब ये पोर्टफोलियो में स्विच करने का मौका है। इन तमाम पहलुओं के, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे, साथ ही साथ आपके प्रश्न जो भर भर के आ रहे हैं उनके उत्तर भी देंगे। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज की हमारी विशेष मेहमान आस्था जैन जी को। आस्था मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। पहली टिप्पणी मैम, बाजार पर क्या शानदार मूव है, और जिस तरीके से ईरान इजराइल के युद्ध विराम की घोषणा हो गई है उसके बाद से काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम, अभी बाजार में क्या करना चाहिए। गुड आफ्टरनून जी। बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह के अच्छे मूव्स हमें देखने को मिले हैं, मुझे लगता है मार्केट अब एक अच्छे ट्रेंड में तेजी की तरफ ही आ चुका है। अभी अगर हम इमीडिएटली बात करें या इंट्राडे में बात करें तो अब जो अच्छी तेजी वापस से बनेगी वो 25,300 के ऊपर बनेगी। तो अभी इसमें अगर किसी को तेजी का मन बनाना है तो 25,300 के ऊपर कुछ समय तक अगर ये टिकता है काउंटर, तो फिर इसमें निफ्टी में वापस से तेजी का मन बनाया जा सकता है। तो अभी थोड़ा सा रुक जाए, नई तेजी के लिए 25,300 के इंतजार का इंतजार करें। वहीं अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो जिस तरह से आज हमने निफ्टी में एक तेजी देखी है, निफ्टी बैंक के भी चार्ट्स जो हैं वो उसी तरह के ऑलमोस्ट सेम चार्ट्स बने हुए हैं, और वहां पे भी अब जो बढ़िया तेजी नेक्स्ट बनेगी उसके लिए 56,800 का टूटना जरूरी है। अभी 56,600 के आसपास निफ्टी बैंक चल रहा है, तो 56,800 860 अगर एकदम प्रिसाइज लेवल देखे तो 860 का टूटना बहुत जरूरी है निफ्टी बैंक में भी, अगर तेजी का एक नया रुख आएगा तो दोनों ही इंडाइसेस वैसे तेजी में लगते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जो लेवल दिए गए हैं उनके ऊपर ही तेजी का मन बनाए और उसी के ऊपर तेजी करने की सलाह। ठीक है मैम, लेकिन अभी आपने जिक्र की 25,300 का, तो क्या ये क्लोजिंग बेसिस पे कह रही हैं, क्योंकि आज तो ये लेवल क्रॉस हो गया है। आज जो इंट्राडे लेवल पे हाई देखने को मिला है वो देखने को मिल रहा है 25,317 का, तो क्या सजेशन रहेगा आपका अभी। जी बिल्कुल, अगर इंट्राडे में भी वापस से 25,300 की एक चाल लेती है निफ्टी, तो इंट्राडे में भी जरूरी नहीं है क्लोजिंग तक का वेट करे, लेकिन इंट्राडे में भी वापस से तेजी बन गई और 25,300 के ऊपर ये टिक गया 15-20 मिनट तक, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव में भी तेजी का मन बनाया जा सकता है। ठीक मैम, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं। एक एक करके जो है उन तमाम प्रश्नों के उत्तर हम अपने दर्शकों को लेंगे। शुरुआत करना चाहेंगे, हमारे एक दर्शक हैं विजय प्रजापति जी। विजय प्रजापति जी जानना चाह रहे हैं एनवायरो इंफ्रा के टारगेट, और ये आज अच्छे खासे मूव में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके शेयर पे नज़र डालें तो करीब 14% की तेज़ी मैम देखने को मिल रही है। 241 का लेवल अभी बना हुआ है। आप कैसे देख रही हो, आज खबर भी है यहाँ पर सोलर पावर प्रोजेक्ट के नए ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिखाई दिए हैं। करीब 306 करोड़ के ये ऑर्डर हैं और उसकी वजह से ये शानदार रैली देखने को मिल रही है। इस रैली में कहाँ तक जा सकता है मैम, पहला सवाल। वो तो टारगेट जाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री की भी कोई गुंजाइश है क्या। देखिए विपुल जी, एनवायरो इंफ्रा पे मैं कुछ कॉल नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि जब इसका आईपीओ आया था तो हम ही मर्चेंट बैंकर थे, तो हेम सिक्योरिटीज ही मर्चेंट बैंकर रही हुई है इस कंपनी के आईपीओ की, इसलिए रेगुलेटरी नॉर्म्स की वजह से इसमें मैं यहाँ पे कुछ कॉल नहीं दे पाऊंगी। चलिए, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे किसी और मेहमान से। हमारे साथ अभी जो है 2:10 के आसपास हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ेंगे, उनसे फिर बातचीत करेंगे। लेकिन अगला प्रश्न लेते हैं, और कैनरा बैंक को लेकर के हमारे एक दर्शक लगातार पूछ रहे हैं। इकरामुल हक साहब कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून, प्लीज़ सर बोलिए क्या कैनरा बैंक को लेकर के क्या किया जाए। 50 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं सर। जब शेयर की क्वांटिटी बताई थी तो एक बार ये भी बताए थे कि किस भाव पर लिए हुए, लेकिन कोई बात नहीं मैम। ये पूरे बैंकिंग सेक्टर में आज मिड कैप बैंकिंग में, खासतौर से पीएसयू बैंकिंग में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। कैनरा बैंक ने काफ़ी शानदार मूव एक दिखाने के बाद एक दायरे में अभी कामकाज कर रहा था। क्या सलाह रहेगी कैनरा बैंक को लेकर के, जिनके पास है क्या करना चाहिए, और क्या अब फ्रेश बाइंग की भी कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पर।
देखिए, कैनरा बैंक की बात करें तो वैसे ये तेजी में ही है काउंटर। जिन्होंने लिया हुआ है बिल्कुल इसे होल्ड करके रखेंगे। पहला जो टारगेट इसमें आएगा वो 115 का आएगा। हम्म। तो 115 और उसके बाद 119 के लक्ष्य के लिए इसमें बिल्कुल बने रहा जा सकता है। और क्योंकि अभी ये 110 पे चल रहा है, तो स्टॉप लॉस इसमें जो रखेंगे पोजीशन पे वो 104 का रहेगा। 104 के स्टॉप लॉस के साथ 115 और 119 ये दो टारगेट्स के लिए बिल्कुल कैनरा बैंक में बना रहा जा सकता है। नई पोजीशंस की बात करें तो वो अभी क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा और गिरावट का इंतजार करें। और मेरे हिसाब से नई पोजीशन इसमें 108 के स्तर पे, 108 108 के स्तर पे नई पोजीशन भी बनाई जा सकती है। तो कैनरा बैंक अच्छा लगता है, लिया हुआ है तो बने रहे 119 के अल्टीमेट टारगेट के लिए। और नई पोजीशन लेना चाहते हैं तो 108 पे एंट्री करें। स्टॉप लॉस दोनों ही सूरत में 104 का रहेगा और दोनों ही सूरत में पहला टारगेट 115 और फिर दूसरा टारगेट 119 रहेगा। अच्छा मैम, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, अभी अगर पीएनबी का भी एक बार चार्ट देखिए, इन दोनों में फ्रेश बाइंग में ज़्यादा बेहतर कौन दिखाई दे रहा है, पीएनबी या फिर कैनरा बैंक? इन दोनों में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी अगर ख़रीदना हो तो इन दोनों में से कौन सा खरीदारी की जाए, और जिनके पास है पीएनबी भी, पीएनबी में क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि आज सब में मूव अच्छा है। देखिए, देखा जाए तो दोनों के चार्ट्स एकदम सिमिलर पैटर्न ही दिखा रहे हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बराबर की परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे को अगर एक चुनना हो तो मैं कैनरा बैंक के साथ जाऊंगी। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि पीएनबी खराब लगता है, पीएनबी भी ठीक लग रहा है। लेकिन आपने चॉइस दी है, अगर एक को चुनना है तो फिर डेफिनेटली कैनरा बैंक ज्यादा बेटर लगता है। पीएनबी की बात करें तो नई खरीदारी अगर किसी को इसमें करनी ही है तो थोड़ा सा वेट कर लें। 105.90 के आसपास चल रहा है, 104 के लेवल पे इसमें नई खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस फिर 102 का रखेंगे और टारगेट इसमें 108 का रखेंगे। चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई कैनरा बैंक पीएनबी दोनों के चार्ट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। दो में से एक चुनना हो के लिए तो उसके लिए आपके लिए कैनरा बैंक जो है ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है मैम को। रितेश जी हमारे साथ यूट्रेस यूट्यूब के नाम से आईडी बनाई हुई है और सुबह से इनके प्रश्न हैं, सुबह थोड़े नाराज़ भी हो रहे थे। मैम, ये रामको सिस्टम पे फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कब एंट्री की जाए? अभी अगर रामको सिस्टम पे एक व्यू लिया जाए, यहाँ पर अभी देख रहे हैं 5% अपर सर्किट लगा हुआ है, तो फ्रेश एंट्री के लिए अब क्या बोला जाए आपको? सर अभी तो आज तो नहीं ले सकते फिलहाल के लिए तो, लेकिन क्या मैम जिस तरीके से एक प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया था, ये शेयर जो है 465-68 के आसपास से लुढ़कता हुआ आया है और आज जिस तरीके से रिकवरी आ रही है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? जी बिल्कुल रामको, यहाँ पे अगर हम बात करें सिस्टम्स की तो देखिए पीछे का कारण भी है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम आई थी जो ये क्वार्टर गया था। लेकिन फिर भी थोड़ा सा टर्न अराउंड जैसा हुआ था इस क्वार्टर में, यानी कि चौथी तिमाही के क्वार्टर में, क्योंकि उसके पहले के क्वार्टर में और उसके लास्ट ईयर के क्वार्टर में नुकसान थे। तो उससे थोड़ा सा टर्न अराउंड हुआ है, लेकिन फिर भी अभी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं आई और यही वजह है कि शायद वो इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया। अब मैं आने वाले टाइम की बात करूं तो ये जो तेजी पकड़ी है ये इसे 413 413 के बाद दूसरा लेवल 423 वहां तक ले जा सकती है। तो इसमें तेजी मुझे लगता है बरकरार रहनी चाहिए 413 से 423 के लक्ष्य के लिए। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही इसमें कुछ काम करें जो कि 385 के आसपास का आता है। जी चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ कोई फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले सीमा कुशवाहा जी का प्रश्न ले लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आज बैंकों पे बहुत सवाल आ रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे मैम 1600 शेयर है इनके पास, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 38 पे लिया हुआ है। एक महीने का टारगेट है इनका, एक महीने तक वेट कर सकती हैं। ये जितने शेयर हैं ये सब लोग थोड़े से फंसे हुए हैं। आज सुबह भी हम देख रहे हैं 10 बजे के शो में काफ़ी सवाल आ रहे थे। 38-80 का भाव अभी देखने को मिल रहा है और अच्छी बात ये इनकी खरीद 38 की है, तो 80 पैसे बन ही रहे इनके। लंबा नज़रिया थोड़ा सा नहीं है, एक ही महीने का व्यू है। सीमा जी को क्या सलाह देंगी मैम? जी बिल्कुल रुक जाइए, एक ही महीने का व्यू है, तब भी मुझे लगता है 41 यानी कि 40 से 41 यहाँ से 10% की तेजी ये काउंटर दिखा सकता है। वहां तक की एक संभावना बनी हुई है, तो वहां तक के लिए तो बिल्कुल वेट करना चाहिए 41-42 रुपए तक के लिए। तो एक महीने का व्यू है तो होल्ड कर लीजिए, टारगेट रखेंगे 41 पहला, 42 दूसरा, क्योंकि ये 38 के आसपास चल रहा है तो स्टॉप लॉस 36 का रखे और अपनी पोजिशन में कंटिन्यू रहिए। ठीक,
चलिए अगली कंपनी का रुख करते हैं, जो कि है रूपम जी ने भेजी हुई। रूपम जी का भी सवाल आज आया था सुबह 10 बजे, और रूपम जी अंबर इंटरप्राइजेस को लेकर के सवाल पूछ रहे थे। 6961 पे इन्होंने लिया हुआ है, 106 शेयर इनके पास हैं, यानी कि अब जितने ये शेयर हैं इन्होंने थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस तो दिखाई, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी मजबूती, चाहे वोल्टास में हो, अंबर में भी 0.25% के आसपास की तेज़ी है। 6740 करंट प्राइस मैम देखने को मिल रहा है, इन्होंने 6961 पे लिया हुआ है, तो लॉस में है अभी। क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? क्या वेट करना चाहिए, निकल जाए एक बार के लिए, दूसरी थीम में घुसें, दूसरे सेक्टर में जाएं? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? होल्ड कर लेना चाहिए। देखिए आज तो ज्यादातर विपुल जी जो भी आएंगे क्वेरीज उसमें होल्ड की रिकमेंडेशन ज्यादा रहेगी, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड ये तेजी आई है। तो जब सभी स्टॉक से जो कि कुछ गिरावट का दौर देख रहे थे, आज आई थिंक सभी उभरने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं तो चार्ट में फिर थोड़ी पॉजिटिविटी के ही संकेत आने लगते हैं। तो ये भी एक ऐसा काउंटर लग रहा है जो कि होल्ड करने जैसा लगता है, इसलिए बने रहने की सलाह है 6400 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 6737 का भाव चल रहा है, 6400 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टारगेट इसमें इनिशियली जो रखा जाएगा पोजीशन में वो 7050, और दूसरा टारगेट 7130 का है। जी चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं। आज अगर हम देखें तो काफ़ी सारे सवाल एविएशन से जुड़ी हुई कंपनियों पर भी आ रहे हैं, उस पर भी आएंगे यहाँ पर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं रोहित जी, कह रहे हैं मैम विपुल जी नमस्कार, और कह रहे हैं मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, मुझे 5 साल में 100% रिटर्न चाहिए, कौन सा स्टॉक लेना है, या फिर सर म्यूचुअल फंड में निवेश करें या गोल्ड में? मैं कंफ्यूज हूँ। तो ये कन्फ्यूज़न में है मैम कि क्या करें क्या ना करें। क्या ये समय ऐसा है कि कुछ शेयरों को खरीद करके 4-5 साल के लिए डाल दें, या फिर चूंकि इनका नज़रिया इतना लंबा है? अब मुझे रोहित जी नहीं पता आपका डेली रूटीन क्या है, लेकिन अगर आप मार्केट अगर डेली ट्रैक नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो क्या मैम म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा इक्विटी के अंदर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और अगर इक्विटी में डायरेक्ट निवेश करना हो तो कुछ शेयर ऐसे हैं जो कि 2-4 साल 5 साल के लिए छोड़ दें और डबल हो जाए? देखिए म्यूचुअल फंड हमेशा अच्छा रहता है। अभी अगर हम इस पे भी बहुत सारे क्राइटेरियाज देखते हैं विपुल जी की एज क्या है, कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से फिर कौन से म्यूचुअल फंड सजेस्ट करने चाहिए, उस हिसाब से भी पूरी आगे की वर्किंग होती है। तो मैं तो बेस्ट रूट म्यूचुअल फंड्स का ही मानती हूँ, और उसके थ्रू बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मेन तो है, लेकिन आप पूरा 100% म्यूचुअल फंड में ना डालें, थोड़ा बहुत, यानी कि ज्यादा नहीं। अगर सपोज करिए 10% या 5% जो अलोकेशन है वो गोल्ड में भी कर सकते हैं, थोड़ा म्यूचुअल फंड में, और चाहे तो 10% तक का एक इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी किया जा सकता है। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी हो जाएगा, प्लस म्यूचुअल फंड में करेंगे तो आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम अच्छा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। और हमें ये आइडिया नहीं है कि ये खुद अपने हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए इन्हें म्यूचुअल फंड में लगाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो अब हाँ, अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप 4 बजे जो सिप की टिप हमारा प्रोग्राम आता है शाम को 4 बजे, उसमें आप जुड़िए, और वहाँ पर आपको सिप की टिप में हमारे एक्सपर्ट एडवाइस देंगे, आपको बताएंगे कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में जो है निवेश करना चाहिए, कहाँ से बचना चाहिए। ये देखिए कमाई बढ़ गई है आपकी, तो SIP भी बढ़ाएं। आज शाम को 4 बजे जुड़िए, और यहाँ पे मैम जुड़ेंगी आपके साथ, वो आपको उत्तर देंगी। बाकी हर्ष और दिव्या आपके प्रश्नों को लेंगे और मैम से पूछेंगे, तो ये सवाल आप 4 बजे ही पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए राय है, जुड़ जाइए हमारे साथ 4 बजे। हर तरह के विकल्प मिलेंगे सर आपको, गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड, इक्विटी बाज़ार, यहाँ बोनस में सब मिल रहा है आपको। तो बोनस के साथ लगातार आप बने रहिए, ये राय आपके लिए फ़िलहाल के लिए है। बाकी डबल हो जाएंगे पैसे, 5 साल तो लंबा समय है, उससे पहले ही कराने की कोशिश करते हैं। बाकी कुछ अच्छे अच्छे शेयर भी यहाँ पर तलाशेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैम हमारे दर्शक हैं SK अब्दुल्ला साहब, स्पाइस जेट पे राय जानना चाह रहे हैं। 47 पे ले रखे हैं, अभी क्या करें, लॉस हो रहा है। तो अभी तो 47 पे आपने ले रखा है, लेकिन आज जो है यहाँ पर मोमेंटम अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण जो है वही युद्ध विराम हुआ है, कच्चे तेल में गिरावट आई है। इन सब कंपनियों के लिए ये एक पॉजिटिव खबर यहाँ पर निकल करके आई है। स्पाइस जेट हो, इंटरग्लोब एविएशन हो, स्पाइस जेट हम देख रहे हैं 2.5% ऊपर जिस समय ट्रेड करता हुआ 42 के आसपास है। मैम लॉस में है, थोड़ा 4-5 रुपये के आसपास का लॉस है, क्या टिप्पणी रहेगी अभी आपकी इनके लिए? जी बिल्कुल, देखिए
स्पाइस जेट की यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल मेरे हिसाब से अभी तो इनको लॉस हो रहा है, बट फिर भी आज का जो मूवमेंट है वो इस तरह का मूवमेंट है कि तेजी आई है, तो बने रहे मेरे हिसाब से थोड़ा और तेजी में, लेकिन इसमें से निकलने का प्रयास करें। जी। ऐसा नहीं है कि ये एक बार अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं लगती, लेकिन इसमें जरूर से ऊपरी स्तरों पे निकलने की सलाह रहेगी। अभी तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बेटर रहेगा। 41 के आसपास चल रहा है, 38 के स्टॉप लॉस के साथ वेट करने की सलाह है। इनिशियल टारगेट 44 का रहेगा। ठीक, चलिए व्यास जी हमारे साथ है, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ कम्युनिकेशन गैप की समस्या की वजह से व्यास जी आपको इंतज़ार करना पड़ा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और आपसे बहुत क्षमा प्रार्थी है कि लंबा इंतज़ार करना पड़ा आपको। सुन पा रहे हैं व्यास जी? जी 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 सर। नमस्कार, नमस्कार व्यास जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जाम करोड़ा राजकोट से। राजकोट से, केम छो, सब मजा में सर? मजा में सर। ओह, मजा में रहे सर। और सॉरी सर, मतलब आप अपना इस बात के लिए कि आपको वेट करना पड़ा थोड़ा सा, वो थोड़ा सा संदेश कोई बात नहीं सर। हाँ सर, बताइए क्या करते हैं सर राजकोट में? राजकोट मैं जाम करोड़ा में होमगार्ड कमांडर हूँ सर। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। क्या सवाल है सर आपका? एबी कैपिटल पर है सर, 195 का लिया है, 200 शेयर। एबी कैपिटल लिया है 195 पे 200 शेयर। कब तक होल्ड कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। पहले तो मुबारक हो, अच्छे प्रॉफिट में आप हैं। करीब 77 रुपीज़ पर शेयर आपको बन रहे हैं। पहले तो मुबारक हो, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। 195 पे लिया हुआ है मैम। और ये टाइम क्या आप NBFCs को लेकर के बहुत लोग मान रहे हैं कि थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। एक महीने में 23-24% एबी कैपिटल चल चुका है। कहाँ पे एग्जिट करें मैम? जी व्यास जी कुछ हाँ जी बताइए सर, व्यास सर। आस्था मैम जी मेरे लिए लकी है, जब जब आती है तब मेरा सवाल लिया जाता है। वाह वाह वाह, नहीं नहीं मैम, आस्था जी पूरे चैनल के लिए लकी है, जब जब आती हैं बहुत अच्छे बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ते हैं। तो आस्था मैम ये आपके फैन भी हैं और आप इनके लकी भी हैं कि मतलब कोइंसिडेंटली इनका सवाल जो है उस दिन ले लिया जाता है। क्या सलाह देंगी मैम व्यास जी को आप? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अब 300 के ऊपर की चाल चलने के लिए ये तैयार हो चुका है, तो पहला लेवल तो इस का रहेगा। वैसे तो और भी बड़े लेवल्स आ रहे हैं, पर मैं इतना जल्दी इतने बड़े बड़े टारगेट्स नहीं देना चाहूंगी। 300 के इनिशियल टारगेट के लिए, और उसके बाद 320 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अपनी पोजीशन में बने रहें, एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, जो कि तकरीबन इनको रखना है। मैं थोड़ा बड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन वो ठीक रहेगा विपुल जी, क्योंकि इनकी काफी लोअर लेवल की खरीद है। तो 240 का स्टॉप लॉस लगा के 300 और 320 के इनिशियल टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन में कंटिन्यू रखें। जी चलिए, ये तो बात हो गई इसकी। अगले दर्शक जो प्रश्न लेते हैं, और ये सवाल जो है हमारे अगले दर्शक का है जिनका प्रश्न रेलवे को लेकर के आया हुआ है मैम। एक हमारे दर्शक हैं आयुष्मान भारती जी, और कह रहे हैं RVNL को ये एवरेज करना चाह रहे हैं, और अभी इनके पास 564 पे पड़े हुए हैं। दूसरा टेक्स मैकोरेल पे सुजोय रॉय जी का सवाल है, और ये इन्होंने 235 पे लेकर के रखे हुए 130 शेयर। पहले RVNL को देख लेते हैं। आज रेलवे में थोड़ी सी तेज़ी है, तो रेलवे पे हमारा फोकस रहेगा आज के कार्यक्रम में। मैम 2% की तेज़ी, 400 के आसपास RVNL चल रहा है। डिफेंस की प्रॉफिट बुकिंग का फ़ायदा यहाँ RVNL को मिलता, पूरे रेलवे को मिलता हुआ। मैम क्या करना चाहिए अब? क्या डिफेंस की रैली के बाद क्या रेलवे का नंबर आ गया है, कैसे देख रही हैं? और ये एवरेज करना चाह रहे हैं RVNL में, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए RVNL की बात करें तो हाँ, थोड़ा कोशिश करा है इसने बॉटम आउट होने का, जो कि हमने देखा था, और उसके बाद से एक ये साइडवेज ट्रेंड में भी चल रहा था काफी टाइम से, लगभग 1 या 2 महीने की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा लगता तो है तेजी आ चुकी है। लेकिन फिर भी एक बढ़िया तेजी, अगर सिर्फ मैं RVNL की बात करूं तो 450 के ऊपर आएगी। 445 अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो 445 के ऊपर आएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बार बार वहां से ये नीचे गिरता है। तो अभी तेजी तो बनी हुई है, लेकिन ये सस्टेनेबल होगी कि नहीं ये डिपेंड करेगा, अगर ये 450 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक कर देता है। तो अभी तो इसमें बने रहने की ही सलाह है। 399 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस इसमें पोजीशन पे जो लगाया जाएगा वो तकरीबन 350 का लगा के अपनी पोजीशन पे बने रहें 445 तक के टारगेट्स के लिए। 445 पहला, हाँ जी, 445 जी, हाँ
445। अगला मैम जो टेक्समैको पे क्वेश्चन आया था 165 के आसपास चल रहा है। रेलवे में आज अच्छी रिकवरी है। इनका प्रश्न था कि क्या करना चाहिए। इनके पास 235 पे, अच्छा काफ़ी ऊपर ले रखे हैं सुजॉय जी आपने, 235 पे बाइंग है मैम। तो क्या इनके लिए भी अभी वेट करने की सलाह रहेगी? हालांकि एवरेजिंग के लिए इन्होंने पूछा नहीं है, पर क्या एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए कोई गुंजाइश है क्या? देखिए, टेक्समैको की बात करें तो 185 के ऊपर अगर ये निकलने लगा तो अच्छा तेज हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ये बार बार वहां पे एक रुकावट फेस करता है, लेकिन फिर भी बने रहने की ही सलाह रहेगी। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसको 150 के जोन में बार बार मिल रहा है, तो 150 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें होल्ड कर लीजिए। एक बार अगर इसने 185 का लेवल तोड़ दिया तो और भी अच्छा तेज होगा, जिसमें फिर हमें 200 तक के लेवल, 200 से 210 तक के लेवल देखने को मिले। ठीक, एक रेलवे का शेयर और ले लेते हैं ताकि जो बड़े शेयर हैं IRFC, और नहीं 2 ले लेते हैं, जुपिटर वैगन। मैम इनके भी चार्ट देख के बताइए क्या करना चाहिए जिनके पास है, या फिर रेलवे में जो रिकवरी आ रही है क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या? IRFC पे देखिए ज़रा, आज 2% के आसपास की तेज़ी, 140 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। कहाँ पे इसमें फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश बनती है मैम? देखिए, IRFC की बात करें तो अभी फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। 139 चल रहा है, ज्यादा मैं नहीं बोलती हूँ, 136 137 बस वहां तक आ गया तो एक बार खरीद लीजिए, इसमें फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं। और 136 के आसपास अगर फ्रेश एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस 130 का रखेंगे, और टारगेट इसमें जो रखेंगे वो तकरीबन, ये मैं 136 के हिसाब से बता रही हूँ, तो टारगेट इसमें 145 तक के रहेंगे। मैम जुपिटर वैगन एक और रेलवे का काउंटर। जुपिटर वैगन में आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम है, और ये शेयर ट्रेड करता हुआ अभी 2.5% ऊपर 380 के आसपास। बहुत तेज़ी से ये 400 का लेवल क्रॉस किया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया मैम वहाँ पे 415-16 के आसपास। अभी क्या करेंगे? जी बिल्कुल, जुपिटर वैगन्स की बात करें तो ये अभी होल्ड करने का ही है। आज तो थोड़ी तेजी दिखाने की, मामूली तेजी दिखाने की कोशिश भी कर रहा है 2-2.5% की, तो ये होल्ड करना है। स्टॉप लॉस इसमें क्योंकि ये 380 के आसपास चल रहा है तो 360 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है, और टारगेट इसमें 415-420 के रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे भी कुछ एक और रेलवे पे अगर सवाल आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले असगर अंसारी साहब का प्रश्न आ गया है, और असगर जी जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं मैं बक्सर बिहार से डॉक्टर M असगर अंसारी जी कह रहे हैं मैं 1 साल से BHEL के शेयर 100 शेयर इनके पास हैं, 290 के भाव से ये होल्ड कर रहे हैं, क्या मुझे अभी होल्ड करना चाहिए? कह रहे मैं आपका और आस्था मैम का फ़ैन हूँ, सिर्फ द बोनस सुनता हूँ, और आप दोनों को मेरा नमस्कार। असगर साहब आपको हमारा हाथ जोड़ के नमस्कार, थैंक यू हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए, भरोसा करने के लिए और हमें पसंद करने के लिए। बाकी कोई सुझाव हो तो देते रहा कीजिए सर। BHEL मैम, ये पावर और डिफेंस इन 2 का कॉम्बो है। आज चूँकि बाज़ार में रैली है तो ये शानदार मूव 4.25% ऊपर 263 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन्होंने 290 पे लिए हुए हैं। अब क्या इनको होल्ड करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए 220 के स्टॉप लॉस के साथ। 290 पे लिया हुआ है तो वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 304 करेगा। बने रहिए, बने रहिए सर, ये आपके साथ सलाह ये है कि बने रहिए, डटे रहिए। मिताली जी का प्रश्न आ गया है, और मिताली जी कह रही हैं GMDC के बारे में, एक और PSU कंपनी मैम। GMDC 395 के आसपास चल रहा है, कह रही व्हाट शुड आई डू, अभी क्या करना चाहिए इनको, ये जानना चाह रही हैं। तो क्या करना चाहिए मैम? 3 प्रॉफिट में है, 15 रुपये बन रहे हैं इनके, नहीं 15 रुपये का, 5 रुपये, अच्छा सॉरी 10 रुपये करीब। 395 पे लिया है, 404 पे का रेट देखने को मिल रहा है। क्या करें अभी, कहाँ एग्जिट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? होल्ड कर लेना चाहिए, इसमें एग्जिट, अच्छा प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल जाएगा, और स्टॉप लॉस तकरीबन 380 का तो लगाना ही पड़ेगा, तो 380 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर पे। टारगेट इसमें जो इनिशियली रखा जाएगा वो तकरीबन 430 और उसके बाद 440 का है। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच अगले दर्शक जिन्होंने प्रश्न हमें भेजा है उनका प्रश्न ले लेते हैं, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है मैम IOC को लेकर के। मोजान जी हैं मैम, आज शानदार रिकवरी आई है, हालांकि
क्या ये मतलब बने रहें, निकल जाएं मतलब ये आईओसी बीपीसीएल से? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी क्या करना चाहिए? 2.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है आईओसी में। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? ये अभी कह रहे हैं कैसा कर, अभी इन्होंने रेट तो नहीं बताया अपना, कह रहे हैं होल्ड करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। जिनके पास है क्या अभी होल्ड करके चले? अब तो टाइम अच्छा आ रहा है। जी बिल्कुल होल्ड करके चलना है, क्योंकि अगर क्रूड की कीमतों में थोड़ी बहुत भी गिरावट आई तो ये सब बेनिफिशियरी रहते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ईरान और इजराइल के वॉर में एक सीज फायर की बात हुई है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा क्रूड नीचे आया और ये सारे काउंटर्स तेज हुए हैं। तो अगर इसी उम्मीद पे कि आगे जाते हुए भी क्रूड अगर टूटता है तो ये काउंटर और तेज हो जाएगा। होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाएंगे तकरीबन 135 का पोजीशन में। टारगेट पहला तो 149 का रहेगा, लेकिन वो पहला ही टारगेट है, क्योंकि दूसरा टारगेट जो बनेगा वो इसमें 149 के बाद 154 का रहेगा। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, लेकिन आज की जो ये जो शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है, जिसमें कि तमाम शेयरों में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है, ऐसे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कौन से शेयर चलेंगे, नहीं चलेंगे, अलग अलग सेक्टर को लेकर के? और आज जो लीड कर रहे हैं सेक्टर्स, उन पे हमने बातचीत की है। दोपहर 2:30 बजे इस कार्यक्रम के बाद जो है हम जो है आप इसका प्रोग्राम को देख सकते हैं। 25,200 पार, हालांकि अब तो 300 भी क्रॉस हुआ था बीच में। अब कहाँ बने खरीदार? यहाँ से अब क्या थीम बदलनी चाहिए, क्या करना चाहिए? इसमें आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये आपके ओएमसीज में हो गए। ऑटो में टाटा मोटर्स, एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प पे हमने डिस्कशन किया है। बीएससी, सीडीएसएल में जो शानदार मूव देखने को मिला है, इसको लेकर के बातचीत की है। यूको बैंक, कैनरा बैंक, जो मिड कैप बैंकिंग है, वहाँ पर क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। अदानी को लेकर के कितनी बड़ी राहत होगी, अदानी पोर्ट खास तौर से, और अदानी इंटरप्राइजेस को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो पूरा एक लंबा चौड़ा डिस्कशन है। तो आईओसी पे मैम की राय मिल गई है। बाकी रचित खंडेलवाल, प्रदीप हल्दर जी की राय आपको जाननी है तो 2:30 बजे जुड़िएगा हमारे साथ और देखिए यहाँ पर क्या कुछ धमाल वाले शेयर हैं, कौन से आगे चल करके सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस पर हम लोगों ने बातचीत की हुई है, तो वहाँ पर आप ये टिप्पणी जो है वो सुन सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच में हमारे एक दर्शक का बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहे हैं विपुल सर, डिफेंस के स्टॉक्स डाउन रेट पर हैं, क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? मैम जरा फटाफट 2-4 स्टॉक्स पे नज़र डालते हैं कि क्या यहाँ पर क्या इस गिरावट में बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक तो स्क्रीन पे आ गया मझगांव डॉक, इसी से शुरुआत कर लेते हैं, जब प्रोड्यूसर साहब ने इसको पहले आगे किया है। तो अभी क्या स्ट्रेटजी हो, ओवरऑल कोई व्यू है क्या मैम? क्योंकि एक तरफा रैली चल रही थी, आज एकदम से चूँकि सीज फायर हुआ, उसके बाद से ये प्रॉफिट बुकिंग तेज आई है। जीआरएससी जैसे शेयर 6% बीएमएल 6% डाउन हो गया। आप क्या सलाह रहेगी ओवरऑल डिफेंस को सेक्टर पे क्या व्यू है? और फिर मझगांव से शुरू करते हैं। डिफेंस सेक्टर पे व्यू पॉजिटिव है। एक ही प्रॉब्लम लगती है, वैल्यूएशंस, क्योंकि इतनी तेजी आ चुकी है तो वैल्यूएशंस बढ़ गए हैं विपुल जी। और उसी वजह से जब कोई भी न्यूज ऐसी होती है जो इस सेक्टर के विपरीत आती है, जैसा कि एक तरह से सीज फायर का अनाउंसमेंट आया, तो थोड़ा सा, वैसे अच्छी ही बात है, बहुत अच्छी बात है कि सीज फायर हुआ है, लेकिन वो मैं सिर्फ इस सेक्टर की अगर बात करूं तो उसके लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव हो जाता है, और उसी वजह से हम एक बड़ा करेक्शन देख रहे हैं। बट लॉन्ग टर्म में बिल्कुल बने रहिए, वापस से ये काउंटर्स तेज होंगे। अभी होल्ड करना है। स्टॉप लॉस 30 to 80 के आसपास क्योंकि ये चल रहा है, तो स्टॉप लॉस इसमें 3070 का रखिए और बने रहिए अपनी पोजिशन में। पहला टारगेट इसमें 35-40 तक का रखना पड़ेगा। ठीक, हमारे एक दर्शक हैं बिलोनियर बॉय करके, इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर, आस्था मैम, कोचिन शिपयार्ड में क्या अभी फ्रेश बाय कर सकते हैं? तो ये फ्रेश एंट्री की गुंजाइश बहुत लोग तलाश रहे हैं। तो कोचिन पे क्या व्यू रहेगा मैम आपका? आज हम देख रहे हैं 2.25% नीचे, 2179 का लेवल 2180 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो इसको और नीचे आने दीजिए, फिर इसमें खरीदारी के मौके ढूंढेंगे जो कि 2120 के आसपास रहेगा। तो अभी खरीदारी नहीं करनी है। 2120 के आसपास आता है तो खरीदारी के मौके तलाशने हैं। कोचिन शिपयार्ड में स्टॉप लॉस उस सूरत में 1900 का रहेगा। 2120 पे खरीदिए, 1900 का स्टॉप लॉस लगाइए, और टारगेट अब इसमें जो रखेंगे वो 2410 तक के रहेंगे। ठीक है मैम। मैम जरा एक नज़र डालिए जरा बीईएल को लेकर के, सबसे मजबूत मतलब ये शेयर दिखाई दिया है इस पूरे रिकवरी में। बाकी सब में प्रॉफिट बुकिंग आई है बीच बीच में, ये नहीं टूटा। और ये देखिए आज भी इंट्राडे लेवल पे रिकवरी आ गई लोअर लेवल से, मात्र 1 रुपये नीचे, जबकि बाकी प्रॉफिट बुकिंग में है। ये मतलब झुकने को तैयार नहीं है, क्या करें इस बीईएल में?
अभी जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी, और ओवरऑल इन जनरल व्यू आपका क्या है बीएल को लेकर के, कहाँ एंट्री करनी चाहिए? देखिए, बीएल की बात करें तो ये तेजी में ही है काउंटर और बिल्कुल 440 तक जाने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। तो पहला चीज तो कि टारगेट 440 का मान ले। एंट्री कहाँ करनी है? 420 चल रहा है तो फिर 413 पे, 419-20 के आसपास चल रहा है, 413 पे एंट्री करें, 440 का इसमें टारगेट माने। और स्टॉप लॉस जो इसमें मानेंगे वो, क्योंकि 413 पे एंट्री की सलाह दी जा रही है, तो 397 के आसपास का स्टॉप लॉस माने। जी चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई तो दो तीन शेयर जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज रहती है हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग पूछते रहिएगा अपने सवाल। एक एचएल देख लीजिए मैम, एचएल पे काफ़ी लोगों की सलाह रहती है पॉजिटिव। आज ये जो 5000 के अब नीचे आ गया है, 4900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 134 रुपये नीचे 4894 पे ट्रेड करता हुआ। ये फ्रेश एंट्री के लिए कहाँ पर कर सकते हैं? इसमें जो लोग एवरेज फ्रेश एंट्री इसकी मौके तलाश रहे हैं और जिनके पास है, क्या वो अभी होल्ड करके रखें, चुपचाप होल्ड करके रखेंगे? जिनके पास है फ्रेश एंट्री करनी है तो 4895 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से इसमें फ्रेश एंट्री बनेगी 4840 के नीचे। तो 4840 के नीचे इसमें फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है। अभी तो सिर्फ होल्ड किया जा सकता है। टारगेट 5050 का। एक शेयर जिसमें सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है वो है जीआरएससी मैम, 7.5% नीचे, एक ही दिन में 270 रुपये डाउन है। इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ 3225 पे ट्रेड कर रहा है। अभी क्या करें? क्या ये अभी इसमें और गिरावट आनी बाकी है? जिनके पास है उन्हें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? और फ्रेश एंट्री के लिए तो आज काफ़ी सारे सवाल थे जीआरएससी को लेकर के। फ्रेश एंट्री के लिए अभी मौके न तलाश है, इसमें थोड़ा और गिरावट आने दीजिए। 3182 के आसपास चल रहा है, 3080, 100 रुपए जाता है तो फिर फ्रेश एंट्री के मौके तलाशिए, अभी ना करें। तो 3080 के आसपास इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। उस सूरत में स्टॉप लॉस 2870 का रहेगा और टारगेट यहाँ पे आराम से 3500 तक के रहेंगे। 3500 तक के। तो मुझे लगता है कि डिफेंस पे एक कंपनी और बोल दीजिए, डिफेंस और रेलवे, दो चीज़ें हमारी कवर हो गई। तो ये जो लोग शाम को देखेंगे वो रात में 8 बजे, तो उनके लिए काफ़ी एक एनालिसिस अच्छा मिल जाएगा आपका। 3.5% BDL डाउन है मैम, 1863। उनके लिए क्या सलाह रहेगी जिनके पास BDL पड़ा हो? और कोई फ्रेश एंट्री की कोई के लेवल क्या होंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल, BDL की बात करें तो आज थोड़ा सा वीक हुआ है, लिया हुआ है तो बने रहे। फ्रेश एंट्री 1860 चल रहा है, 1750 पे बनाइए, बहुत अच्छा ये बैठेगा। 1750 पे अगर फ्रेश एंट्री करी तो 1520 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और टारगेट इसमें आराम से 2050 से 2090 के रहे। ठीक है मैम। एक जो है एक सवाल आ गया, हालांकि विष्णु चित्रकूट जी के इस सवाल का उत्तर हमने 10 बजे डिस्कस किया था, शायद उन्होंने सुना नहीं, लेकिन दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। आइडिया फोर्ज को लेकर के कह रहे हैं, विपुल जी नमस्कार, मेरी एक फंडामेंटल दुविधा में सलाह दें। कह रहे हैं आइडिया फोर्ज के PE ROE EPS माइनस में है, प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है, घाटे में भी है, फिर भी बाय कॉल यहाँ पर मिल रही है, क्या करना चाहिए? सर फंडामेंटल व्यू अगर आपको देखना है तो सुबह 10 बजे वाला शो देख लीजिएगा। चार्ट क्या कह रहे हैं ये मैं आस्था मैम से पूछ लेता हूँ। मैम अभी क्या सलाह रहेगी आइडिया फोर्स को लेकर के? ये थोड़ा सा फंडामेंटल्स को लेकर के इनके मन में कन्फ्यूज़न है, तो क्या फ्रेश एंट्री के लिए अभी कोई गुंजाइश है? आज 2.5% नीचे है, ड्रोन बनाती है कंपनी, अच्छे फंडामेंटल्स की बात लगातार लोग कह रहे हैं और जिस तरीके से ऑर्डर बुक बढ़ने की संभावनाएँ भी काफ़ी ज़्यादा है। जी बिल्कुल, ड्रोन्स बनाती है और अभी जिस तरह से मैक्रो एनवायरनमेंट की सिचुएशन इवॉल्व हुई है उस वजह से ये कंपनी ज्यादा लाइमलाइट में इधर आ गई है। तो उसी हिसाब से हमने देखा है कि यहाँ पे थोड़ा तेजी का माहौल बना है। होल्ड करने की सलाह है सिर्फ इस काउंटर पे, और कुछ नहीं करना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ जो कि 550 के स्तर पे आता है, तो 550 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। और इसमें जो टारगेट अभी, क्योंकि ये 616 के आसपास चल रहा है, तो टारगेट इसमें जो बनेगा वो आराम से यहाँ पे 720 तक के रहेंगे। 720 तक के रहेंगे, ठीक है मैम। अभी एक सवाल आया है पारस डिफेंस को लेकर के, ये भी 5% टूट गया है अभी, 1646 1647 के आसपास ट्रेड कर रहा है और तेज गिरावट बढ़ी है यहाँ पर। और टूटेगा मैम यहाँ से? और कितना डाउन साइड दिख रही हैं आप? देखिए, डाउन साइड में 1620 पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां तक ये हो सकता है जाए 1620, उससे नीचे तो देखिए लगता नहीं है।
फिर 1620 गया ये, यानी कि मोटा मोटी अगर हम माने तो 1618 से 1600 का लेवल, तो वहां तक बस, उससे ज्यादा नहीं ये जाएगा। उस सूरत में स्टॉप लॉस 1539 का लगा के होल्ड करना है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये जा सकता है, एक बार 1646 चल रहा है, 1620, और उसके बाद ये थोड़ा और नीचे हो सकता है, तो 1620 के आसपास जाए तो फिर इसमें एंट्री के मौके भी ढूंढें। ठीक। यहाँ पर चलिए, ठीक है, अब तो डिफेंस में ऑलमोस्ट काफ़ी सारे शेयर हमने कवर कर लिए। एक नाराज़गी राजदीप पॉल साहब की है, कह रहे हैं कि बिग फैन आस्था मैम, तो ये भी आपके एक बड़े प्रशंसक हैं मैम, राजदीप पॉल जी। और ये एशियन पेंट्स में फ्रेश बाय कब करें ये जानना चाह रहे हैं। तो फ्रेश बाय के लिए सर ये अब अच्छी खबर आपके लिए आ गई है। एक तो ये कि अब क्रूड में जो गिरावट देखने को मिल रही है ना, ये एक बड़ा मतलब रॉ मटेरियल होता है पेंट कंपनियों के लिए मैम। ऊपर से थोड़ा सा आज फिसला है हालांकि इंटरडे लेवल पे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम? एशियन पेंट्स में अभी 0.25% के आसपास की यहाँ पर मजबूती बची है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। बिल्कुल जी, ऊपर से थोड़ा सा फिसला, थोड़ा और गिर सकता है। 2779 के आसपास ये चल रहा है, या 2778 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से एक बार नीचे में जाके ये 2270 तक जा, माफ कीजिए, 2200, यहाँ पे 2270 के आसपास ये जा सकता है। अभी 2278 चल रहा है, तो 2260 के आसपास इसमें फिर मौके ढूंढेंगे खरीदारी के भी। अभी ना आप खरीदारी करें, 2260 के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे। और उसमें फिर टारगेट 2340 का रहेगा, और स्टॉप लॉस, क्योंकि 2270 पे खरीदारी करनी है, 2340 का स्टॉप लॉस है, तो इसमें 2340 का टारगेट है, तो स्टॉप लॉस इसमें फिर 2240 का है। ठीक मैम, ये रहा यहाँ पर निकल करके आ रही है। सवालों की तो ऐसी झड़ी लग जाती है आपके आने पे मैम कि क्या ही मतलब, किसको सवाल को डिस्कस किया जाए, किसको छोड़ा जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैम। आज काफ़ी सारे बीच में सवाल जियो फाइनेंस को लेकर के थे, तो अब जियो फाइनेंस पे एक टिप्पणी आपकी हम जानना अवश्य चाहेंगे यहाँ पर कि जिस तरीके का मोमेंटम अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 300 का लेवल क्रॉस कर दिया है आज, 3% की तेज़ी यहाँ पर बन रही है। क्या अभी भी क्या फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है यहाँ पर, और क्या ये अपने अब 52 वीक हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ख़ासतौर से ब्लैक रॉक के साथ जो इनका टाई अप और उसके बाद नए म्यूचुअल फंड के बारे में जो जानकारी लगातार निकल के आ रही है, क्या करना चाहिए अभी मैम? देखिए बिल्कुल ये अच्छी तेजी में बना हुआ है काउंटर। इंट्राडे में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, तकरीबन 299 के स्तर पे। उससे बड़ी तो लगती नहीं है, 299 297 से ज्यादा की बड़ी की गिरावट लगती नहीं है। तो उन लेवल्स पे खरीदारी के मौके भी तलाशे पहले तो, यानी कि गिरावट पे खरीदारी करेंगे 297 के जोन में। स्टॉप लॉस उस सूरत में रखेंगे 270 का, और टारगेट रखेंगे इसमें 330 से 340 के। तो इस काउंटर में होल्ड भी किया जा सकता है और गिरावट पे खरीदारी भी की जा सकती है। जी चलिए, तो ये बात हो गई जियो फाइनेंशियल को लेकर के। सुजलॉन पे काफ़ी सारे सवाल हैं, अभी डिस्कस करते हैं, बने रहिए आप लोग। इस बीच जरा पहले हम शुक्ला जी से बातचीत कर लेते हैं, और भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से जो है इनका प्रश्न आया है। शुक्ला जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं शुक्ला जी आप? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? अरे बस आपसे बात हो गई, सब बढ़िया, और भगवान राम की कृपा सब पर बनी रहे। आपको काफी टाइम से फॉलो करते हैं ना, तो मैसेज मैंने काफी टाइम किया था, तो आज बात करने का मौका मिला है। अरे सर माफ़ी चाहेंगे, आपको लंबा इंतजार करना पड़ा, और आगे आपके साथ लगातार प्रश्नोत्तर चलता रहे। क्या करते हैं अयोध्या में सर? मैं तो जॉब करता हूँ आईटी फील्ड में। ओह, तो अयोध्या में ही या फिर यहाँ दिल्ली? दिल्ली में। अच्छा, तो अभी दिल्ली में है कि अयोध्या में है? नहीं, मैं दिल्ली में ही हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या प्रश्न है सर? हाँ जी सर, मेरे पास गेल के ना शेयर है 550 है शेयर 180 के प्राइस पे, और यस बैंक का है 21 के प्राइस पे 750 शेयर। अच्छा, 21 पे से। तो गेल में तो अभी कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही, लेकिन उसमें यस बैंक में सर वही पूछना था, क्या अभी उसमें करें? यस बैंक में तो मुझे लगता है कंपनी नहीं बता पा रही है क्या करें, तो अब क्या ही बोला जाए। लेकिन पहले जरा गेल पे बात कर लेते हैं। गेल में आप करें, कोई समस्या नहीं है, होल्ड कर सकते हैं। 182 पे लिया, 185 पे, ठीक है, सही बात है। दोनों का लॉन्ग टर्म व्यू है सर आपका?
हाँ जी, ये मेरा गेल का लॉन्ग टर्म है, इसका अभी 1 ईयर तक मैं रख सकता हूँ यस बैंक। यस बैंक ना, हाँ ठीक है, तब तक अभी क्लैरिटी और आएगा भी, मैम से डिस्कस कर लेते हैं क्या करना है। पहले गेल पे मैम क्या टारगेट क्या रखें, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका गेल को लेकर के 185 186 के आसपास चल रहा है, 182 पे खरीदा हुआ है। जी गेल की बात करें तो देखिए गेल में अभी जो व्यू बन रहा है वो कोशिश कर रहा है ये लोअर लेवल से रिकवरी दिखाने की, लेकिन ये व्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि कुछ एक रुकावटें आ रही हैं इसको ऊपर की तरफ ले जाने में, जिसमें कि लेवल्स आते हैं 192 193। तो ये पहले लेवल्स हैं जहां पे ये टूटने जरूरी है अगर इसको तेजी बनानी है। वहां पे एक रुकावट ये फेस करता है तो होल्ड करना है और 192 193 के लेवल को क्लोजली वॉच करना है। उसके ऊपर तेजी करना ही नहीं होता सफिशिएंट, टिकना भी जरूरी है। उसके ऊपर अगर ये टिक जाता है तो फिर इसमें अब जो नए टारगेट जिसके लिए प्रिपेयर होगा वो 212 से 215 के रहेंगे। और अगर हम लॉस की बात करें तो ये स्टॉप लॉस पोजीशन पे तकरीबन लगेगा मेरे हिसाब से 170 के लेवल पे। ठीक, ये तो बात हो गई गेल की मैम। अब ये जो इनके मन में दुविधा, थोड़ी सी आशंका यस बैंक को लेकर के है, हालांकि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर का नहीं है, 21 पे लिया है, 20 पे चल रहा है। थोड़ी सी क्लैरिटी आनी बाकी हो जाती तो थोड़ा सा इसमें एक बार फिर से मोमेंटम बन सकता है, लेकिन अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो हाना में जैसे स्थिति बनी हुई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम, क्या करना चाहिए अभी, क्या थोड़ी दिन और धैर्य दिखाएं? जी बिल्कुल, यस बैंक पे थोड़े दिन और धैर्य दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये अभी तेजी में 21 रुपए के ऊपर निकला तो फिर ये तेजी का कैंडिडेट हो जाएगा। अभी ये एकदम होल्ड कर ले। स्टॉप लॉस इसमें जो पोजीशन पे रखेंगे वो 17.5 का रहेगा, जो 17.5 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। टारगेट 23.5 रुपए तक का रहेगा।